Hello and welcome back everyone to chemistry classes. In this video, I am continuing with the solutions of GATE 2018 question paper. So, I am starting with question number 42, which is the reaction of equimolar quantities of FeCO5 and OH minus. तो इसमें आपको ये पूछा गया है कि FeCO5 और OH माइनस अगर इक्यूमोलर मतलब 1:1 की रेशो में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देंगे। वो देंगे कॉम्प्लेक्स स्पीशीज X और उस X स्पीशीज पर अगर आप फर्दर रिएक्शन करेंगे MnO2 से तो आपको इसमें स्पीशीज Y मिलेगी। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये X और Y क्या है। तो बेसिकली दिस इज डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और ये रिएक्शंस आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि क्रैबट्री या फिर बीडी गुप्ता इलियास या फिर हुई से आप पढ़ सकते हैं। तो जब भी FeCO5 एक बेस के साथ रिएक्शन करता है 1:1 की रेशो में तो जो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज HFeCO4 माइनस, ये आपको मिलता है। और जब इसका MnO2 से ऑक्सीडेशन करते हैं, MnO2 बेसिकली हियर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जब इस कंपाउंड का आप MnO2 से ऑक्सीडेशन करेंगे देन यू गेट Fe3CO12। बेसिकली यहाँ पे ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल, बेसिकली ये जो एक स्टेप है दिस इज द सिंथेसिस ऑफ दिस वेरी कॉम्प्लेक्स। सो दिस रिएक्शन यू कैन स्टडी फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। D will be the final answer for this question. Now the next question is the rate constant of a first order reaction X giving Y. आपको एक रिएक्शन दी गई है X giving Y और आपको इसका रेट कांस्टेंट दिया गया है K 1.6 into 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। वैसे तो इसमें आपको दे दिया कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बट सपोज आपको ये नहीं बताते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है तो आप K की यूनिट से पता लगा सकते थे। अगर K की यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। और ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज एट 300 केल्विन, ये 300 केल्विन पर है। गिवन दैट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 28 किलोजूल पर मोल and assuming Arrhenius behavior for the temperature dependence, the total time required to obtain 90% of Y at 350 Kelvin। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि अगर आपको Y का 90% चाहिए तो आपको कितना समय लगेगा, तो आपसे टाइम पूछा है। बट एक चीज इन्होंने ये यहाँ पे चेंज कर दी है, इन्होंने अब टेम्परेचर चेंज कर दिया। इन्होंने पूछा है कि 90% Y तो आपको मिलना चाहिए और कितने समय में मिलना चाहिए, बट एट टेम्परेचर 350 केल्विन। अब आपको जो इसमें ये रेट कांस्टेंट का डेटा गिवन है ये दिया गया है 300 केल्विन से। जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन होती है KT इक्वल ln A/A-X। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। K इज रेट कांस्टेंट, T इज द टाइम, A इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन और A-X है कि आपका रिएक्टेंट कितना बच गया, मतलब लेफ्ट ओवर, ये आपका कि लेफ्ट कितना हो गया है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते थे अगर आपके पास K की वैल्यू होती एट 350 केल्विन, क्योंकि आपसे जो टाइम पूछा गया है इसके 90% मिलने का वो आपसे 350 केल्विन पे पूछा गया है। तो इसीलिए आपको पहले ये रेट कांस्टेंट निकालना होगा 350 केल्विन पर। इसीलिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है एज्यूमिंग अर्हीनियस बिहेवियर। तो आप पहले यहाँ पे अर्हीनियस इक्वेशन लिखिए। तो अर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास क्या होती है K is equals to A which is the pre-exponential factor e to the power minus EA by RT। तो अभी जो आपका 300 केल्विन का रेट कांस्टेंट है उसे आप मान लीजिए K1 और आप जो आपको अननोन निकालना है 350 केल्विन पे, इसके लिए आप रेट कांस्टेंट मान लीजिए K2। तो K1 डिवाइडेड बाय K2 ये आपका
ऐसे बन जाएगा। और अब जो आपका टेम्परेचर है, यहाँ पे आप टेम्परेचर पुट कीजिए 300, और यहाँ पे जो आपका नीचे K2 के लिए टेम्परेचर होगा दैट विल बी 350, और जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम होगा, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और इस एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को हम कांस्टेंट मानेंगे। बेसिकली अर्हीनियस बिहेवियर जो बोला गया है उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो टेम्परेचर के साथ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगी, K1 की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻³ ये होगा सेकेंड इनवर्स। K2 आपको कैलकुलेट करना है, A आपका यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैंसिल हो गया है, तो e⁻ की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दी गई है 28 किलो जूल पर मोल, और जो R की वैल्यू है वो आपको क्या होती है, R की वैल्यू इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसीलिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी है उसे आपको पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 28,000 जूल पर मोल। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, तो E की वैल्यू आप डालेंगे 28,000 आपने यहाँ पे पुट किया, डिवाइडेड बाई 300R, और नीचे क्या है e⁻28,000 डिवाइडेड बाई 350R, और R की वैल्यू भी आपको पता है 8.314। अभी इसमें फर्दर कोई यूनिट चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने इसे ही चेंज करना था बस यूनिट जूल में, R की आपको जूल में ही वैल्यू पता है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K2, और ये आपको मिल जाएगी सेकेंड इनवर्स में। अब जैसे ही आपके पास K2 आ गया, K2 क्या है, K2 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन एट 350 केल्विन। तो बस अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह गया, अब आपको डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन यूज करना है। तो आप कैसे इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, आपको K की वैल्यू मिल गई K2 की फॉर्म में इंटू T आपको निकालना है, और ये देख लेते हैं कि टाइम किस यूनिट में पूछा है। इसमें आपसे जो टाइम पूछा गया है वो पूछा गया है सेकंड्स में, S लिखा है, तो K2 तो आपका सेकंड इनवर्स में ही आएगा, तो जो भी आपका आएगा वो आप यहाँ पे पुट कीजिए, टाइम इज इक्वल्स टू ln। अब बेसिकली हमारे से क्या बोला गया है कि y 90% बनना चाहिए, तो 90% y बनने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा x है, जो हमारा लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट है वो हमारा बचा है 10%। तो अगर इनिशियली हमारा a 100 था तो अभी वो कितना रह गया, क्योंकि a माइनस एक्स होता है हमारा लेफ्ट ओवर, तो वो हमारा रह गया 10, तो ये हो गया ln 10। तो आपको क्या सोल्व करना है, K2T इज इक्वल्स टू ln 10। K2 की वैल्यू आप यहां से पुट कर देंगे, ln 10 है, सो जो आपका T आएगा that will be the time that will be required for conversion of x to y, और y जो आपका होगा वो 90% होगा at 350 Kelvin। yes, so you can calculate using these two expressions। पहले इसमें आपको अर्हीनियस इक्वेशन का यूज करके रेट कांस्टेंट निकालना होगा 350 केल्विन पर, क्योंकि आपको जो रेट कांस्टेंट दिया गया है वो आपको दिया गया है 300 केल्विन का। तो 350 केल्विन पे पहले आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करिए एंड देन यू कैन कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। Now the next question is the molar conductivity of 0.01 molar weak acid। तो इसमें आपको एक 0.01 मोलर, ये उसकी कंसेंट्रेशन हो गई वीक एसिड, जो ये वीक एसिड है HX, इसकी मोलर कंडक्टिविटी है 298 केल्विन। क्या मेजर हुई है, मोलर कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन ऑफ दिस वीक एसिड इज 64.4 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसमें आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी है 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट L/A इज 0.4 सेंटीमीटर इनवर्स। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H+ एंड X-।
तो इसमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया गया है, H प्लस का भी और X माइनस का भी 298 केल्विन पे। तो अगर हमें उनका समेशन अगर हम कर देंगे, क्योंकि हमें इंडिविजुअली H प्लस और X माइनस का दिया गया है, 350 H प्लस का और 410 हमें दिया गया है X माइनस का, तो बेसिकली अगर हम इनका समेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HX। बेसिकली हमने कौन सा लॉ यूज किया है, कोलरैश लॉ। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 760 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लिया एट 298 केल्विन यूजिंग द गिवन डेटा। और आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था मोलर कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन जो की थी 64.4। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 298 केल्विन पे जो हमारा HX है, ये हमें क्वेश्चन में बोला ही है कि वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने का मतलब क्या है कि HX इज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड एज H प्लस एंड X माइनस। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा तो तभी हम किसी एसिड को वीक एसिड बोलते हैं, जब वो लेस डिसोसिएट करता है। और अगर वो डिसोसिएट लेस करेगा तो इसका मतलब वो कंडक्टिविटी भी कम शो करेगा, बिकॉज कंडक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है, कंडक्टिविटी आ रही है आयंस की वजह से, जो सॉल्यूशन में जाके अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर वो डिसोसिएट नहीं होगा तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी, जो हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हम इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज करेंगे, हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी रेशियो ऑफ दिस ऑब्जर्व्ड मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें क्या बता रही है, वो हमें ये बता रही है कि जब हमारा HX पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उससे फर्दर वो डिसोसिएट नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी इट कैन शो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर हम उस मैक्सिमम को 760 बेसिकली अपनी ऑब्जर्व्ड को मैक्सिमम से डिवाइड कर दे, देन वी विल गेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 64.4। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64.4 डिवाइडेड बाय 760, दोनों की यूनिट सेम है। तो इसीलिए 64.4 डिवाइडेड बाय 760 विल गिव अल्फा व्हिच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये बेसिकली यूनिटलेस पैरामीटर है। अब हमारे से क्या पूछा है, इग्नोरिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट द pKa ऑफ HX एट 298 केल्विन इज। तो अब pK निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो गया है। कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे हमें HX एसिड दिया है, HX वीक एसिड है, तो डबल हेडेड एरो यूज कर लेते हैं, H प्लस प्लस X माइनस। तो सपोज एट टाइम 0 इसकी कंसेंट्रेशन C थी, तो इनकी कंसेंट्रेशन 0 थी, मतलब टाइम 0 पे ये बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ था। और एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हुआ, ये डिसोसिएट होना शुरू हो गया, तो इसकी हमारी कंसेंट्रेशन रह गई C इंटू 1 माइनस एल्फा, बिकॉज एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसका क्या हमें मिलेगा, H प्लस और X माइनस, C अल्फा एंड C अल्फा। तो जो हमारा Ka हो गया, व्हाट विल बी Ka H प्लस X माइनस डिवाइड बाई HX, ये हमारा K होता है। तो आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, ये आपको Ka मिल गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको 0.01 मोलर सबसे पहले ही दे दिया था, इसका मतलब आपको C की वैल्यू भी पता है 0.01, और आपने अल्फा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू से कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपके पास C भी है और आपके पास अल्फा भी है, तो इसका मतलब यू कैन इजीली कैलकुलेट Ka। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है pKa ऑफ HX एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन की तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ये जितना भी सब वैल्यूज हैं, जितना भी सब काम हो रहा है, दिस इज एट 298 केल्विन। अब आपको pKa निकालना है, तो pKa क्या होता है, pKa इज माइनस log ऑफ Ka, और जो ये log है ये होता है हमारा बेस 10 वाला, दिस इज नॉट द नेचुरल log, दिस इज log विद बेस 10। तो pKa इज माइनस log बेस 10 Ka। Ka की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू भी आपको पता है और अल्फा की वैल्यू भी आपको पता है, और जो भी आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा
उसका आप माइनस log बेस 10 ले लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर pk। इसमें बस एक ही दिमाग लगाने वाली बात है कि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालें, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए ही हमें मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या सिग्निफिकेंस है, उसे कैसे हमें यूज करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। जैसे ही हमें इस क्वेश्चन में अल्फा मिल जाएगा तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अल्फा मिलते ही डायरेक्ट के निकल जाएगा, और फिर पी के पूछा है तो उसका नेगेटिव log ले लेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो, द वैल्यू ऑफ x इज डैश वोल्ट्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है। तो लेटिमर डायग्राम क्या दिया है, O2 गिविंग H2O2 और H2O। तो ये ऑक्सीजन का लेटिमर डायग्राम है। इसमें यहाँ पे लिखा है प्लस 0.7 वोल्ट, यहाँ पे लिखा है प्लस 1.76 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ पे लिखा है इसमें x वोल्ट्स, और यही x की वैल्यू आपसे 2 डेसिमल प्लेस तक पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका जो इन्हें करने का होता है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि हर स्पीशीज में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। H2O2 में जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें पेरोक्साइड है ये बेसिकली, तो इसमें आती है -1, और H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। तो अगर आप चेंज देखेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंज आया है वो 1 का है, फिर -1 से -2 जाने में जो चेंज आया है वो 2 का है, बेसिकली 1 का है। बेसिकली दिस इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। मतलब जब ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन हुआ है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इन्वॉल्व हैं, और जब आप इस O2 से डायरेक्ट H2 जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व विल बी 2। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका जो इनका करने का होता है कि आप गिब्स फ्री एनर्जी निकालिए। तो आपके पास डेल्टा जी, क्योंकि जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है वो आप एडिटिव प्रॉपर्टी है, उसे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को आप नहीं कर सकते। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। तो अगर आप इस फर्स्ट स्टेप के लिए निकालेंगे, फर्स्ट मतलब जो ये O2 से H2O2 वाला स्टेप है, तो इसे सपोज में डेल्टा G1 बोल रहा हूं, तो डेल्टा G1 विल बी इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व 1 इंटू F इंटू 0.7। अब अगर H2O2 से H2O की तरफ आप जाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा G2। डेल्टा G2 कैसे आएगा, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ भी 1 ही इन्वॉल्व है, इंटू F इंटू 1.76। तो ये आ गया आपका डेल्टा G2। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है O2 से H2O। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इन दोनों रिएक्शन को बेसिकली ऐड करेंगे देन यू विल गेट दिस O2 से H2O। तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब क्या है कि आप डेल्टा G1 और डेल्टा G2 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि डेल्टा G1 यहाँ से यहाँ तक था और डेल्टा G2 यहाँ से यहाँ तक था, और आपको यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो आप डेल्टा G1 और डेल्टा G2 को जब ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा। तो डेल्टा G रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब आपका रिजल्टेंट क्या है, डेल्टा G रिजल्टेंट आपका क्या है, एक तो जब आप O2 से H2 गए तो आपका इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, तो -2 इंटू F इंटू E, ये E आपका X है, इंटू X इज इक्वल्स टू -0.7 F और -1.76 F। तो इसमें F जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके F तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा ये प्लस में बन जाएगा। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी 2x इज इक्वल्स टू 0.7 प्लस 1.76। तो 7 प्लस 1.76 विल बी 2.462x। तो इसीलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x विल बी 2.46 डिवाइड बाई 2 विल बी 1.23 वोल्ट्स। इसमें आप देखिए यूनिट्स में आपको कहीं भी कोई भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज जो आपने यहाँ पे ये E यूज किया है आपने वोल्ट्स में यूज किया है। फिर उसके बाद जब आप इसे इक्वेट करेंगे तो आपका F से F कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपका ये E वोल्ट में था तो आपकी जो नेचुरली X की वैल्यू आएगी वो भी वोल्ट में ही आएगी, तो इसमें यूनिट का कोई इशू नहीं है। बट आपको सिंपल इक्वेशन बना के कैलकुलेशन करनी है एंड योर फाइनल आंसर विल बी 1.23 वोल्ट्स।
इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखने वाली चीज होती है कि इसे हमेशा गिब्स फ्री एनर्जी से करना चाहिए, बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी को आप ऐसे डिफरेंट रिएक्शंस बना के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये काम हम पोटेंशियल के साथ नहीं कर सकते। Now the next question is, at temperature T, the canonical partition function of a harmonic oscillator with fundamental frequency is given by। तो एक टेम्परेचर T पे इन्होंने आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्टीशन फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है, और जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो न्यू है दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पार्टीशन फंक्शन क्या दिया गया है, क्यू वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है जो is equals to e to the power minus h nu divided by 2 kBt 1 minus e to the power minus h nu by kBt। ये आपको पार्टीशन फंक्शन दिया है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का। अब इन्होंने क्या पूछा है कि जब h nu by kBt की वैल्यू 3 है, the probability of finding the harmonic oscillator in its ground vibrational state is। तो जब h nu by kBt की वैल्यू 3 है तो उस समय पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालिए उसके ग्राउंड स्टेट में। तो बेसिकली जो है आपका पार्टीशन फंक्शन है, ये पार्टीशन फंक्शन तो आपका टोटल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसके अंदर तो आपकी सारी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। और जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसी भी एक पार्टिकल के प्रेजेंट होने की किसी के एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट को जो एक पार्टीशन फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा वो डालना होगा, और नीचे आपको डालना होगा क्यू टोटल, मतलब उस सिस्टम का टोटल पार्टीशन फंक्शन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अच्छा उस स्टेट में प्रेजेंट है या नहीं है डिवाइडेड बाय टोटल स्टेट्स। तो टोटल स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो आपका पार्टीशन फंक्शन है वो तो आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पे ऊपर क्या लिखना होगा, ऊपर यहाँ पे लिखना होगा ग्राउंड स्टेट के लिए। तो जब आप ग्राउंड स्टेट के लिए लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है पार्टीशन फंक्शन, एक तो यहाँ आएगी आपकी डीजेनरेसी का फैक्टर जो कि ग्राउंड स्टेट के लिए यहाँ पे हमारा 1 है, मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस क्या होता है एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट की। तो जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है v प्लस हाफ एच न्यू, और ग्राउंड स्टेट के लिए v होगा हमारा 0, तो v 0 हो गया तो हो गया हाफ एच न्यू। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे e टू द पावर माइनस हाफ एच न्यू डिवाइडेड बाई kBt, मतलब आपका क्या होता है e टू द पावर माइनस एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट डिवाइडेड बाई kBt, वो एनर्जी हमारी हाफ एच न्यू है डिवाइडेड बाई kBt। तो ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट के लिए, और ये नीचे आपको डालना है टोटल पार्टीशन फंक्शन। तो फाइनली आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई 2 kBt डिवाइडेड बाई जो है टोटल पार्टीशन फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई 2 kBt डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई kBt। तो अगर आप देखेंगे तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्या फंक्शन बचेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस एच न्यू बाई kBt। तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी बची है। और आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी कब बतानी है, जब आपकी एच न्यू बाई kBt की वैल्यू 3 है। तो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 3। तो प्रोबेबिलिटी का आपका आंसर क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 3। यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें आप e की वैल्यू डालिए विच इज अराउंड 2.71, उसकी पावर माइनस 3 कीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल बीइंग present in the ground vibrational state of that harmonic oscillator. So 1 minus e to the power minus 3 is the final answer for this question.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a the enthalpy of vaporization of a liquid at its boiling point. तो आपको इसमें क्या दिया है, enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization of a liquid at its boiling point is 15.3 kilojoule per mole. Basically this is delta H. तो इन्होंने क्या बोला है कि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है TB इज इक्वल टू 200 केल्विन। मतलब आपके पास कोई लिक्विड है और जब आप उसे बॉईल कर रहे हैं तो जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है दैट इज 15.3 किलो जूल पर मोल और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 200 केल्विन। तो बेसिकली दिस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जब वो हमारा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और ये उस समय की हमारी चेंज इन एंथैल्पी है। If the molar volumes of the liquid and vapor at 200 Kelvin are 110 and 12,000 centimeter cube per mole, तो जिस समय ट्रांजिशन हो रहा है तो जो आपका लिक्विड है उसकी जो आपकी वॉल्यूम है 200 केल्विन पे बात हो रही है ये सब, तो लिक्विड की जो आपकी वॉल्यूम है वो तो है 110 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल और जो आपका वेपर है उसकी आपकी वॉल्यूम है 12,000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। और आपसे क्या पूछा है, देन द स्लोप dp by dt of the liquid vapor boundary, dp by dt of the liquid vapor boundary is, ये आपसे पूछा गया है और इसकी यूनिट आपको किस में आंसर देना है, किलो पास्कल पर केल्विन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बेसिकली ये आपका बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, PV इक्वल HT हमारे पास होता है तो इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा V। अब जो आपका यहाँ पे ये डेल्टा S है, डेल्टा S को जब भी आप देखेंगे कि आपका ट्रांजिशन हो रहा है तो जब तक आपका ट्रांजिशन पूरा नहीं हो जाता जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब ट्रांजिशन के वक्त दिस टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, सो एट दिस पॉइंट डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाई T। ये हमारे पास रिलेशन बनती है व्हेन वी आर चेंजिंग फेज। तो डेल्टा एस की जगह आप डाल देंगे डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी डीपी बाई dt। अब आप डायरेक्ट देख लीजिए dp बाई dt आपसे पूछा गया है और ये इक्वल है इन तीन चीजों के। आपको डेल्टा h भी दे दिया 15.3 किलो जूल पर मोल, तो बस आपको डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है। कैसे, 15.3 किलो जूल लिखा है तो उसे जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 1000, ये हो गया आपका जूल पर मोल। फिर नीचे आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमें पता ही है कि ये सब काम 200 केल्विन पे हो रहा है तो नीचे आ गया आपका 200 केल्विन मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम। तो जो आपको वॉल्यूम है आपका फेज कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से वेपर, तो चेंज इन वॉल्यूम आपका कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको वॉल्यूम ऑफ वेपर दिया है 12,000 और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दिया है 110, तो 12,000 माइनस 110 तो आपको ये क्या मिलेगा, दिस विल बी 11,890 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। अभी आपको सेंटीमीटर क्यूब पर मोल दिया है तो इसे आप 11,890 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 कर लीजिए तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल में। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी 15.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई 11,890 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व जब करेंगे तो आपने अभी जो इसमें सारी यूनिट्स यूज की हैं, यूज किया जूल, एक यूज किया मीटर क्यूब और एक यूज किया आपने यहाँ पे केल्विन। तो बेसिकली आपने परफेक्टली SI यूनिट्स यूज की हैं और नॉर्मल जो यूनिट्स है जैसे इसमें जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इन पास्कल पर केल्विन। पास्कल पर केल्विन में आपका आंसर आएगा। पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा दिस विल बी 1 पास्कल पर केल्विन। बट आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किलो पास्कल पर केल्विन में, तो इसीलिए आपको जो फाइनल आंसर है उसमें आपको किलो पास्कल में उसे कन्वर्ट करना होगा। तो आपका जो 1 किलो पास्कल होता है दैट इज 1000 पास्कल। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे किलो पास्कल पर केल्विन में आपसे उत्तर पूछा गया है।
तो आप बस इसे इसे सोल्व कीजिए एंड देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। दिस इज डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये फेमस काफी इक्वेशन है क्लोसियस क्लैपेरॉन। इसमें dp बाई dt स्लोप आपसे पूछा है, सब वैल्यूज आपको गिवन है, बस आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है और आपको यूनिट का ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a molecule xy, let psi x and psi y denote normalized atomic orbitals of atom x and y। आपके पास कोई मॉलिक्यूल है xy, तो इसमें जो psi x है और psi y है, they are denoting normalized atomic orbitals of x and y। मतलब ये x के normalized atomic orbital को डिफाइन करता है और ये y के। अब आपसे क्या पूछा है, normalized molecular orbital of xy is given by। अब इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बेसिकली क्या बनेंगे, हमारे मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक होगा हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इन्होंने हमें एक मोलिकुलर ऑर्बिटल दिया है जो कि ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड है और उसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है साई प्लस से। तो साई प्लस देख के हम बोल सकते हैं कि दिस इज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और उसे क्या लिखा है 0.56 साई एक्स plus psi y। Now the value of overlap integral of psi x and psi y is। तो इसमें आपसे ओवरलैप इंटीग्रल पूछा है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैप इंटीग्रल है क्या। तो ओवरलैप इंटीग्रल इज नथिंग बट मैथमेटिकली डिनोटेड एज psi x psi y। यही बेसिकली आपका ओवरलैप इंटीग्रल है। तो कैसे आप इसे निकालेंगे, तो इसे निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसमें हमारे जितने भी ऑर्बिटल्स एटॉमिक और ये मॉलिक्यूलर हमें दिया गया है, ये सब आपके नॉर्मलाइज्ड ऑर्बिटल हैं। तो आप क्या कीजिए, आपको कैसे भी करके अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस चीज को इंट्रोड्यूस करना है। तो कैसे आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यह आपका नॉर्मलाइज्ड है। अगर आप साई प्लस का ये ब्रैकेट नोटेशन निकालते हैं, व्हाट विल यू गेट, you will get 0.56 psi x plus psi y, 0.56 psi x plus psi y। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं खोल के। अब ये हमें दिया है कि ये हमारा नॉर्मलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास हो गया 1। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 0.56 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 0.56 का तो आप ले लीजिए बाहर अलग से स्क्वायर। अब आपका जो ये अंदर ये बचेगा, इसे जब आप खोलेंगे तो व्हाट विल यू गेट, एक तो आपको मिलेगा साई एक्स, एक आपको मिलेगा साई वाई, एक आपको मिलेगा साई एक्स साई वाई और एक आपको मिलेगा साई वाई साई एक्स, जो हमारा बेसिकली ओवरलैप इंटीग्रल है और यहाँ पे इक्वल है। तो बेसिकली यू विल गेट 2 साई एक्स साई वाई। इसे हम ओवरलैप इंटीग्रल बोल रहे हैं, आई एम डिनोटिंग इट विद एस, ओवरलैप इंटीग्रल एस। सो अब ये भी आपका जो एटॉमिक ऑर्बिटल था ये आपका नॉर्मलाइज्ड था, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल नॉर्मलाइज्ड था, तो इन्हें सोल्व करके आपको क्या मिलेगा 1। सो 1 इज इक्वल टू 0.56 होल स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2s। तो ये s ही जो है वो आपका ओवरलैप इंटीग्रल है जो आपसे पूछा गया है। तो बस आपको सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसे सोल्व करने में आपका क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.56 होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप ये निकालिए पहले, 1 डिवाइडेड बाई 0.56 होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर जो आपको मिलेगा divide that by 2 and that will be equal to s, your overlap integral. So this was the question from quantum chemistry। overlap integral आपसे पूछा गया है, atomic orbital और molecular orbital आपको normalized बोला गया है। तो जो आपको normalized bonding molecular orbital given है, बस उसे आपको ब्रैकेट नोटेशन में उसे सोल्व करना होगा।
ताकि आप ओवरलैप इंटीग्रल का जो एक्सप्रेशन है उसे इंट्रोड्यूस कर सकें अपनी इक्वेशन में। एंड व्हेन यू विल इंट्रोड्यूस इट देन यू कैन इजीली गेट इट बाय सॉल्विंग। So that's all for this video. I will be discussing rest of the questions in the upcoming video. That will be the last part in which all the chemistry questions will be over. So thank you so much for watching this video.